हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एंड दोस्तों, माई सेल्फ सिविल इंजीनियर उमेद एंड विद ऑल ऑफ यू, एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंट डे एंड देयर थीम्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, जैसा कि अपन राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिफरेंट एग्जाम के लिए जो नेसेसरी है कि एनवायरनमेंट साइंस में जनरल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट में जो जो डेज आते हैं, कि जैसे कि अर्थ डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, तो उनसे रिलेटेड उनकी क्या थीम थी, क्या नहीं थी, उनसे रिलेटेड अपन आज इस पर डिस्कस करेंगे। और वाटर जो एक्ट आया था उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एंड दोस्तों, आप वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों, और उनके साथ में शेयर भी करिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी डेट फिक्स कर दी है एग्ज़ाम की 21 फरवरी। एंड तो उससे रिलेटेड अपना जो कंटेंट है वो अपलोडिंग किया जा रहा है। एंड दोस्तों, ये सारी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जिसमें अपन आज डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से डे है और उनका क्या नेम है, उस डेट को क्या स्पेशल है और उनका क्या थीम रहा है करंट में और पास्ट में। जो भी अवेलेबल था वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ में 2 फरवरी से। तो 2 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे ये अपना डे, ये रो है, ये कॉलम है जो अपना डे को रिप्रेजेंट करेगा, और ये स्पेशल कि उसमें क्या स्पेशल है उस डेट को उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड दिस इज थीम को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अपन ने 3 कॉलम में डिवाइड किया है। तो डे, पहला है डे, दूसरा है स्पेशल, और तीसरा है अपना उसका थीम क्या था करंट में या फ्यूचर में या पास्ट में जो भी अवेलेबल था। यानी कि जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो 2020 में जो सेलिब्रेट किया है उसका थीम क्या था, 2021 में उसका थीम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड तो दोस्तों, जो इसका थीम है वो थीम क्या रखा गया था। अगर 2021 की बात करें दोस्तों, तो वेटलैंड एंड वाटर इसका 2021 का थीम रखा गया था। एंड अगर 2020 की बात करूं दोस्तों, तो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी उसका थीम रखा गया था। एंड अगर दोस्तों मैं 2019 की बात करूं, जो 19 में सेलिब्रेट किया गया था 19 में, उसका था वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से दोस्तों 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसकी थीम के साथ में अपन ने आज इसको डिस्कस किया। अब उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है अपना 2 फरवरी। 2 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, और जो नेशनल साइंस डे जो सेलिब्रेट किया गया था 2020 में, उसका जो थीम रखा गया था दोस्तों, उसका थीम रखा गया था वुमेन इन साइंस। दोस्तों, जो इसका थीम था 2020 की जो नेशनल साइंस डे मनाया गया था उसका 28 फरवरी को, उसका वुमेन इन साइंस, ये 2020 की थीम थी। और अगर दोस्तों अपन 2021 की बात करें तो फ्यूचर ऑफ एसटीआई। तो दोस्तों, जो फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ये 2021 की थीम थी दोस्तों। तो दोस्तों, साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो उसका फ्यूचर है, यानी इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ये 2021 की थीम थी। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। और फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट, ये 2021 की थीम थी दोस्तों। 2021 की फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड एंड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट, ये अपनी 2021 की थीम थी दोस्तों। उसके बाद में 2020 की जो थीम थी वो थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये 2020 की थीम थी दोस्तों। उसके बाद में है 21 मार्च को फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। एंड 21 मार्च को फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 21 मार्च को जो फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 2020 की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड जो दोस्तों 2021 की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग, ये किसकी थी, 2021 की थीम थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया। तो उसकी 2020 की जो थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट
चेंज, ये 2020 की थीम थी। उसके बाद में 2021 की थीम की बात करें तो वैल्यूइंग वाटर दिस ईयर, तो वैल्यूइंग वाटर दिस ईयर ये 2021 की थीम थी। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने ये एक डे और स्पेशल जो उसका क्या डे, उस डेट को क्या स्पेशल है और उसका क्या थीम है, कौन सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है, उसके बारे में अपन ने आज का लेक्चर लिए है। तो आप प्रॉपर नोट्स बना के चलिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आने निश्चित है। और इसके बाद में अपन वाटर एक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको RSPCV ने सिलेबस में कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन 22 मई को। तो दोस्तों जो 22 मई है उसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी या नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों इसका जो 2020 का जो थीम था वो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये इसका 2020 का थीम था दोस्तों। तो 22 मई को अपन ने क्या सेलिब्रेट किया? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे एंड या फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। और इसका जो थीम रखा गया था दोस्तों, जो थीम रखा गया था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन 5 जून को। तो जो 5 जून को अपन सेलिब्रेट करके चलते हैं दोस्तों, 5 जून को क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो दोस्तों जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसका 2018 का जो थीम रखा गया था और जो सेलिब्रेट किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? इंडिया में सेलिब्रेट किया था। और उसका जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक सॉल्यूशन को बीट करना। 2019 में चाइना में हुआ था, चाइना में उसका थीम रखा था एयर पॉल्यूशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। एंड 2020 में जो कोलंबिया में रखा गया था वो था टाइम फॉर नेचर। 2021 में जो थीम रखा गया था वो था बायोडाइवर्सिटी। और कहाँ पे सेलिब्रेट किया था 2021 में? कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब अभी फ्यूचर में सेलिब्रेट किया जाएगा 5 जून को, तो वहाँ कहाँ पे किया जाएगा? कोलंबिया में सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसका थीम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो इसको इंपॉर्टेंट रखना है कि 2020 का कहाँ पे हुआ था? कोलंबिया में, टाइम फॉर नेचर। एंड 2021 में भी कोलंबिया में, और उसका थीम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 17 जून को कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो दोस्तों इसका जो थीम था 2020 का, फूड फीड फाइबर, द लिंक बिटवीन द कंजम्पशन एंड लैंड। ये अपना ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो थीम था वो था फूड फीड फाइबर, FFF, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ये 2020 का थीम था। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया है। और इस वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है जिसकी 2020 का जो थीम था ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये 2020 का जो थीम था अपना वर्ल्ड ओजोन डे का, वो ये थीम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 27 फरवरी इंटरनेशनल पोलर बियर डे। इंटरनेशनल पोलर बियर डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। एंड उसके बाद में आता है 14 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। ये 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दोस्तों जो इसका जो 2020 का जो थीम रखा गया था वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, इसका थीम रखा गया था। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 27 फरवरी को अपन ने क्या रखा था? इंटरनेशनल पोलर बियर डे सेलिब्रेट किया। उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे। तो दोस्तों जो 20 मार्च को जो वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है उसका जो थीम रखा गया था वो क्या रखा गया था? 2020 का जो थीम था वो था आई लव स्पैरो। तो दोस्तों जो 2020 की जो स्पैरो डे था, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को, उसका थीम था आई लव स्पैरो। उसके बाद में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। और उसका जो थीम था 2020 का सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइव्स। ये 7 अप्रैल को जो अपने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता था उसका ये थीम रखा गया। 5 जून वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे मनाया गया जिसका थीम था सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। 5 जून को अपने क्या मनाया था? वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे।
उसके बाद में दोस्तों 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसका जो थीम था वो 2020 का वो था क्लाइमेट एक्शन, एंड 2021 का था रीस्टोर आवर अर्थ। ये 2021 की थीम रखी गई है, और 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेशन वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को, एंड जिसका जो 2020 का जो थीम जो वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे मनाया जाता है वो उसका थीम था वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे का थीम रखा गया जो 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है 23 मई वर्ल्ड टर्टल डे। तो दोस्तों जो वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है वो 23 मई को मनाया जाता है, और उसका जो थीम था एडॉप्ट डोंट सोप। इसका जो थीम था वो रखा गया था वर्ल्ड टर्टल डे का 23 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका जो थीम है वो है एडॉप्ट डोंट सोप। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं फिर 8 जून को। तो दोस्तों जो 8 जून को अपन सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड ओशियन डे। तो दोस्तों जो वर्ल्ड ओशियन डे है वो 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 2020 का जो थीम था वो रखा गया था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियंस। तो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन ये इसका थीम रखा गया था जो 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 9 जून को कोरल ट्रायंगल डे मनाया जाता है, और उसका जो स्लोगन है वो क्या है, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड ए प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कोरल ट्रायंगल डे हो गया 9 जून को। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे हो गया। तो दोस्तों अपन याद रख सकते हैं कि ओशियन से कहाँ पे जाएंगे, कोरल पे जाएंगे, तो 8 जून और 9 जून दोनों अपन रिमेंबर रख सकते हैं। ऐसे ही 8 जून का जो वर्ल्ड ओशियन डे था 2020 का, उसका जो थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियंस, एंड 9 जून को कोरल ट्रायंगल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसका जो थीम था वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है अपना 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो दोस्तों जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका जो थीम रखा गया था या फिर उसका जो स्लोगन था वो था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल नाउ। तो ये दोस्तों ये जो पिछली बार जो अपन ने 11 जुलाई को जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया था उसका ये थीम रखा गया था कि हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ और राइट को कैसे सेफगार्ड किया जाए वुमेन एंड गर्ल्स के लिए, ये थीम इसका रखा गया था जो 11 जुलाई को अपन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद में दोस्तों आता है 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। 26 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में 29 जुलाई को आता है इंटरनेशनल या ग्लोबल टाइगर डे, और जो इसका स्लोगन है वो है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। इस स्लोगन के साथ में 29 जुलाई को अपन इंटरनेशनल या ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है 10 अगस्त को द वर्ल्ड लायन डे। तो इस तरह से अपन ने दोस्तों जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो डेज थे उनको अपन ने एक तरह से सीक्वेंस वाइज उनका डे और उस डे को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा स्पेशल क्या केस है, कौन सा अपन ओकेजन है, मतलब एक तरह से किस डेट को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड उसका क्या थीम रखा गया था उसका अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद में दोस्तों अपन एक इम्पोर्टेंट एक्ट की बात करते हैं, जो एक्ट अपन के इंडिया में काम करते हैं उनसे रिलेटेड एक्ट के बारे में अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी आते हैं अपन इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1927 में आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं तो वो कब आया था, 1927 में आया था। उसके बाद में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी, एक तो एक्ट आया था उसके बाद में पॉलिसी आई थी, वो 1952 में आई थी। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जिसको कि राजस्थान पॉल्यूशन बोर्ड ने एक स्पेशली डाला है सिलेबस में। उसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1986, 25 अक्टूबर 1986 में ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। और इंडियन
फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में, इंडियन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था 1952 में, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रखना है। और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था वो पूरे देश में लागू किया गया था सिवाय जम्मू और कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके बाद में अपने दोस्तों देखा था कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने अपने सिलेबस में स्पेशली वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जिक्र किया गया है। तो इनको अपन डिटेल से देखेंगे। और एक होता है दूसरा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, जो कि 2010 में आया था। तो दोस्तों अभी अपन डिस्कस करते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया था। उसके बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दोस्तों, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसीव हुआ था, मतलब लीकेज हुआ था, जिसकी वजह से एक ही रात में लाखों लोगों का डेथ हो गया था। उसके बाद में जो फैक्ट्री थी वो उसके अंडर द एक एक्ट के अंडर में नहीं थी, जिसके एक्ट के अंडर में नहीं थी, जिसके कारण से वो वहाँ पे जैसे डिजास्टर हुआ और वो अपना छोड़ के चली गई थी। और किसी भी जो भी उसमें डेथ हुए थे, जो उससे अफेक्टेड हुए थे, उन पीपल को उन्होंने किसी भी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली किसी भी पर्पज से उन्होंने हेल्प नहीं किया था। तो उसको देखते हुए फिर 1984 के बाद में गवर्नमेंट ने एक कठोर एक्शन लिया और उसके बाद में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 का गठन किया, यानी कि एक्ट बनाया था। उसके बाद में है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये एक ट्रिब्यूनल है जो एक कोर्ट की तरह काम करता है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी जो दंगे फसाद है या जो एनवायरनमेंट्स के रिलेटेड है, जो भी उल्लंघन करता है उनका, या फिर जो कोई फैक्ट्री से रिलेटेड है या कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करता है, तो अपना एनजीटी काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था। इनहांस द रिसाइकलिंग एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज्ड। उसके बाद में है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 1986। तो दोस्तों इस तरह से कुछ एक्ट थे, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रखा गया, लेकिन बाकी का सभी को अपन को याद रखना है कि कौन सा कब किस ईयर में आया था। उसके बाद में दोस्तों अपन आज डिस्कस करेंगे डिटेल से वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो दोस्तों जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, सबसे पहले ये इंडिया में यही एक्ट आया था और इसी एक्ट के अंडर में सारे एक्ट है या सारे बोर्ड है उनका गठन किया गया था इसी एक्ट के। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं दोस्तों, अपन डेफिनेशन से पूरा प्रॉपर जाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन एंड कंटेनिंग एंड कन्फरिंग और रिस्टोरिंग prevention and control of the water pollution and maintaining or restoring wholesome of water establishment of the ward। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन को क्या करना है, प्रिवेंशन करना है एंड कंट्रोल करना है किसको, वाटर पॉल्यूशन को, और मेंटेन करके चलना है और रिस्टोर करना है होलसमनेस ऑफ वाटर, जो भी क्वालिटी है उसको अपन को रिस्टोर करना है और उसको मेंटेन करके चलना है। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। तो उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड, इसी के अंदर में जितने भी बोर्ड है अपने जो पॉल्यूशन के रिलेटेड काम करते हैं उन सभी का गठन इसी के अंडर में हुआ था। एंड उसके बाद में है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन फॉर कन्फरिंग ऑन द असाइनिंग टू सच बोर्ड पावर एंड फंक्शन रिलेटिंग देयर टू फॉर मैटर कनेक्टिंग देयर विद। तो दोस्तों इस तरह इसने क्या किया कि वाटर का जो भी पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको कन्फर्म करने के लिए और एक सच बोर्डों का गठन करने के लिए, उनको पावर देने के लिए, उनको काम करने के लिए पावर करने के लिए, एंड जो इसके साथ में कनेक्टेड है जो इसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए इसका बोर्डों का गठन किया गया था अंडर द वाटर एक्ट। तो दोस्तों ये कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है और कुछ चैप्टर में डिवाइडेड है। तो अपन सेक्शन वाइज इसका जो वाटर प्रिवेंशन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट की जो 1974 में आया था उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो सेक्शन 2D था वो उसमें क्या करता है दोस्तों, सेक्शन 2D डिफाइन करता है किसको, ऑक्यूपर को, जो भी उसका ओनर है, कोई भी कंपनी है या जो वाटर पॉल्यूशन कर रहा है या फिर अपन कर रहे हैं, जो भी उसका मालिकाना है उसको डिफाइन करता है, ऑक्यूपर को डिफाइन करता है सेक्शन 2D।
उसके बाद में सेक्शन 2DD डिफाइन द आउटलेट। जो दोस्तों अपना एक कंपनी होती है या फिर कोई भी फैक्ट्री होती है, उसके थ्रू जो अपना रिवर या कोई भी चैनल है उसमें जो पानी का आउटलेट के थ्रू अपन छोड़ते हैं वहाँ पे, तो जो आउटलेट जिस जगह जहाँ पानी क्या है एग्जिट करता है उसको क्या बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं, तो उसको डिफाइन करता है। उसके बाद में सेक्शन 2E डिफाइन द पॉल्यूशन डेफिनेशन। तो दोस्तों जो पॉल्यूशन हो रहा है वाटर पॉल्यूशन, उसको अपन को सेक्शन 2E डिफाइन करता है कि क्या डेफिनेशन होती है उसकी। एंड उसके बाद में 2K डिफाइन द ट्रेड इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो दोस्तों जो भी अपना ट्रेड आ रहा है, जो भी अपना ट्रेड रिलेटेड इफ्लुएंट है, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उनसे जो पॉल्यूशन निकल रहा है उनसे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है 2K। उसके बाद में सेक्शन 2G डिफाइन द सीवेज इफ्लुएंट है। तो दोस्तों सेकंड का जो जी पोर्शन है वो क्या डिफाइन करता है, सीवेज इफ्लुएंट को डिफाइन करता है। एंड सेक्शन 2J डिफाइन द स्ट्रीम्स। जो भी स्ट्रीम है, अपना जो नाली है, रिवर है या नदी है, वो स्ट्रीम्स, उसको अपन को क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि क्या क्या स्ट्रीम होती है, उसके बारे में डेफिनेशन देता है। क्योंकि ये दोस्तों एक एक्ट है जो पूरा डिफाइन करके चलता है कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। उसी के हिसाब से अपन को उस सेक्शन को या उस एक्ट को, चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करना पड़ता है। एंड उसके बाद में दोस्तों जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था, जो वाटर एक्ट है अपना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में जो गठन हुआ था, उसके अंडर में ही अपना क्या आया था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया था। उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरा है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो दोस्तों जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका जो गठन हुआ था वो सेक्शन 3 ऑफ द वाटर एक्ट हुआ था। और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, डिफरेंट स्टेट, कोई भी स्टेट होता है उसका जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको सेक्शन नंबर 4 के अंडर में उसका गठन किया गया था। एंड कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये बोर्डों का गठन करता है और अपने पॉल्यूशन को क्या करता है, कंट्रोल करके चलता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इसमें अपन डिस्कस करके चलेंगे कि कितने मेंबर होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे ये पावर का इस्तेमाल करता है और कैसे अपने पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को मैनेज करके चलता है, उसको मिनिमाइज करके चलता है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ऑलमोस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सेम फॉर बोथ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो भी उनका जो गठन है, मतलब कि जो संरचना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन दोनों का संरचना कैसा है, लगभग सेम है। तो इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और एक 15 मेंबर्स होते हैं और एक सेक्रेटरी होता है। ये सेक्रेटरी है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेक्रेटरी है वो दोस्तों किसके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, या तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो सेंटर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा अगर वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो। और जो चेयरमैन होता है दोस्तों वो नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इसको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है पॉल्यूशन से, मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट सेक्टर में वो काम कर चुका है। तो दोस्तों जो 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर का कैटेगराइजेशन क्या होता है, ये 15 मेंबर में नॉट ग्रेटर देन 5 बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द देयर गवर्नमेंट। तो जैसे कि सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 5 मेंबर होते हैं जो किसी भी प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है उसको डिफाइन करके चलते हैं। तो 5 मेंबर वहाँ से लिए जाते हैं एंड अनदर 5 मेंबर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट और लोकल बॉडीज। तो जिसमें से 2 लोकल अथॉरिटी से लिए जाते हैं एंड 3 स्टेट बोर्ड से लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो 5 मेंबर होते हैं उसमें से 2 लोकल अथॉरिटी से लिए जाते हैं और 3 अपने स्टेट बोर्ड से लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो लोकल अथॉरिटी से जो लिए जाते हैं वो लोकल अथॉरिटी कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जबकि पहला अपना 5 मेंबर्स और है, उनमें से अपन डिस्कस करते हैं कि 15 मेंबर्स थे जिनमें से 5 मेंबर इधर जो गवर्नमेंट होती है उसका, एंड 5 मेंबर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट और लोकल बॉडीज से लिए जाते हैं, उसके बाद में 5 मेंबर बचे दोस्तों। 5 मेंबरों का कहाँ से गठन किया जाता है कि 3 मेंबर
इंटरेस्ट इन अदर लाइक फिशरीज एंड दीज एरिया से जो भी डिफरेंट एरिया होते हैं, जैसे कि पशुपालन है, मछली पालन है, या एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम किया कर रहा है वो, तो उस जगह से अपन इधर 3 कैंडिडेट इधर से लेके चलते हैं, 3 मेंबर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जो लोकल बॉडी से जो लिए जाते हैं वो, और जो फ्रॉम द PSU, और जो 2 मेंबर होते हैं वो डिफरेंट फैक्ट्रीज से या PSU से गवर्नमेंट सेक्टर की जो एजेंसी होती है जो उनसे लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो मिडिल का जो 5 मेंबर था, 5 मेंबर से 2 लोकल अथॉरिटीज लिए जाते हैं और 3 स्टेट बोर्डों से लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट, स्टेट या सेंट्रल बोर्ड आर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट द कंपनी। तो दोस्तों जो स्टेट और सेंट्रल जो बोर्ड आते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं, और जो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी जाती है, लेकिन ये क्या है, कंपनी नहीं है। उसके बाद में आता है दोस्तों जॉइंट बोर्ड। सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड दैट द 2 और मोर स्टेट, मतलब कि एक से ज़्यादा जो स्टेट है वो आपस में मिलकर के क्या कर सकते हैं, एक जॉइंट बोर्ड बैठा सकते हैं, और उसमें से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट बोर्ड के साथ में मिलके एक जॉइंट बोर्ड बना सकते हैं, और उनकी मीटिंग है वो हमेशा क्या होगी, 3 महीने में एक बार होना सुनिश्चित है। उसके बाद में आता है दोस्तों पावर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों जो पॉल्यूशन से रिलेटेड या उसको कंट्रोल करने के लिए जो बोर्ड है उसका जो अंडर सेक्शन 16 में डिफाइन किया है कि क्या क्या पावर होती है उसकी, किस किस तरह से वो पावर का अपना यूज़ कर सकता है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको कैसे डायरेक्ट कर सकता है, उसके बारे में अंडर सेक्शन 16 में बताया गया है। एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड, यानी कि सेक्शन 17 में क्या दिखाया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनकी पावर एंड फंक्शन के बारे में किया गया है, और सेक्शन 16 में क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड की जो पावर है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। अंडर सेक्शन 19 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिक्लेयर एज द वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया अंडर द सेक्शन 19 टू एनी एरिया। दोस्तों जैसे कि कोई भी कंपनीज का एरिया है, उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस जगह पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में डिस्कस करके उस एरिया को क्या कर सकता है, उस एक एरिया को डिक्लेयर कर सकता है। क्या डिक्लेयर कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पावर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सेक्शन नंबर 20 में एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको पावर दिया गया है किसके रिगार्डिंग, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है अपन को, कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी इंडियन है जो पॉल्यूशन को कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, तो वो सेक्शन 20 के अंडर में उसको पावर दी गई है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। पावर टू टेक द सैंपल्स ऑफ इफ्लुएंट्स, ये अंडर सेक्शन 21 में दिया गया है कि किसी भी जो पॉल्यूशन है जो इफ्लुएंट हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन अपना कर रहा है, तो उसमें अंडर सेक्शन 21 को उसको इन्फॉर्म करके उसको नोटिस दे करके क्या कर सकता है, वो एक अपना सैंपल ले सकता है उस इफ्लुएंट का। कोई भी जो एनवायरनमेंट इंजीनियर है या फिर कोई भी एनवायरनमेंट ऑफिसर है वो उसका सैंपल ले सकता है, उसको नोटिस देके, और उसमें सेक्शन जो सैंपल लेगा उसमें क्या होगा, जो भी उसका ऑक्यूपायर है, जो भी है उसका मालिक है, उससे क्या करेगा, साइन करवाएगा। उसको साइन नहीं करवाएगा तो उस जगह वो मेंशन करेगा कि वो साइन नहीं किया है, और उसमें डेट, टाइम एंड प्लेस, उसमें सारा चीज़ मेंशन किया जाता है जो भी सैंपल कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 में पावर ऑफ एंट्री, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर्स। तो इसमें दोस्तों जो भी बोर्ड है, अपने स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड है, उनको पावर दिया गया है कि कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी इंस्टीट्यूट है जो अगर पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, तो उसमें आप एंट्री करके इंस्पेक्ट कर सकते हो और उसके सर्च और उसको सीज कर सकते हो। उसका जो भी है उसको कितने भी दिन के लिए आप सीज कर सकते हो, यानी कि जैसा उसका एक तरह से पेनल्टीज पे होता है, और जितना बड़ा कंपनी होगा या फिर जितना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा होगा उस हिसाब से उसके प्रति एक्शन लिया जाता है। यूज़ ऑफ स्ट्रीम और बेल। तो दोस्तों जो स्ट्रीम और बेल है उनका यूज है वो किसके अंदर देखा गया है, सेक्शन 24 के अंदर, यानी कि
श्री श्री रवि जो अपना लिविंग आर्ट का जो शो करता है, लिविंग आर्ट का, तो वो यमुना रिवर के किनारे पे क्या कर रहा था कि अपना शो कर रहा था, जिसमें लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के आने के चांस थे। तो उन्होंने क्या किया, यमुना रिवर में अपना कुछ उसको पॉल्यूशन को या उसको थोड़ा क्लियरिफाई करने के लिए कुछ केमिकल का यूज़ किया, जिसका कुछ ड्रॉबैक पड़ा, या फिर वहाँ पे जो उसका जो एरिया था, फ्लडेड प्लेन एरिया था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया या फिर उसको इनडायरेक्टली हार्म किया। मतलब कि वहाँ पे पॉल्यूशन होने के चांस थे, तो उसको कैंसिल कर दिया गया था और कैंसिल करके उस पर मना किया था उससे, और उसके बाद में उस पर बहुत ज़्यादा फाइन इम्पोज किया गया था। उसके बाद में आता है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यू आउटलेट एंड न्यू डिस्चार्ज। तो दोस्तों जैसे कि कोई भी ये रिवर मेरा है या फिर कोई भी चैनल है या फिर कोई भी स्ट्रीम है, उसमें कोई भी फैक्ट्री से जो आउटलेट आ रहा है, उसमें अगर मैं विदाउट एनी परमिशन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी जिसके भी अंडर में आता है, तो उससे विदाउट परमिशन के क्या कहें, यहाँ पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता जो उसको पॉल्यूशन को क्रिएट करेगा, या फिर यहाँ पे कोई भी नया आउटलेट नहीं बना सकता विदाउट एनी परमिशन। ये उस जगह कोई भी अगर किसी भी डिस्ट्रक्शन की वजह से वो ब्रेक हो गया है, तो अपन को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि मेरा ये आउटलेट यहाँ पे ब्रेक हो गया है, अब मेरे को यहाँ पे कोई भी नया आउटलेट कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये सेक्शन नंबर 25 उसके अंदर उसको डील करता है। MC मेहता वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया गंगा वाटर पोल्यूशन केस। तो दोस्तों जो अपना कोर्ट में एक केस था MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या है कि गंगा वाटर पोल्यूशन केस के उसके रिलेटेड था, जो कि वहाँ पे क्या कर रहा था, गंगा वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा था, उसके रिगार्डिंग है, ये अपन को याद रखना है, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अपील की। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द an order of the state board under the section number 25, 26, 27 में विद इन द 30 डेज। तो दोस्तों जो कोई भी कैंडिडेट है या कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी ऑक्यूपायर है, वो क्या करेगा, अगर मैं सेक्शन 25, 26 और 27 जो मैंने बताया था कि इनके खिलाफ अगर वो पाया जाता है और उसके जो उसको नोटिस दिया जाता है, उस पर फाइन इम्पोज किया जाता है, तो वो क्या है विद इन 30 डेज में अपना अपील दायर कर सकता है। दिस डिटेल नॉट गोज टू द सिविल कोर्ट, गोज अंडर द NGT। जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है वो सिविल कोर्ट में नहीं जाती है, जनरली किस में डील की जाती है, नेशनल ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल में डील की जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टेट बोर्ड अंडर द सेक्शन 31। तो दोस्तों अंडर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टेट बोर्ड यानी कि रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इन्फॉर्मर मे बी एनी लोकल एजेंसी या पर्सन ETC। तो दोस्तों जो भी अपन को कोई भी इन्फॉर्म कर देता है कि ये सेक्शन 31 में है कि अगर आप उसको कोई भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कोई भी आपका विलेज है या फिर फैक्ट्री है या फिर कोई इंडस्ट्री है या इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन लग गया कि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, तो अंडर सेक्शन 31 के सेक्शन नंबर 31 के अंडर में आप क्या कर सकते हो, उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद में आता है दोस्तों पेनल्टीज़ के बारे में। पेनल्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर में कौन कौन सी पेनल्टीज़ है वो इम्पोज की जा सकती है। अगर दोस्तों काफ़ी नोटिस देने के बाद में, इन्फॉर्मेशन देने के बाद में अगर वो ये कंसिडर नहीं करता है, उल्लंघन करता रहता है बार बार में, तो उसको क्या है पेनल्टीज़ का हकदार होता है। टू अवॉइड द गाइडलाइंस ऑफ दिस एक्ट देन मिनिमम इम्प्रिजमेंट 1.5 ईयर एंड मे बी 6 ईयर विद फाइन। तो दोस्तों जो उसका जो फाइन है उसके साथ में 6 ईयर तक दे सकते हैं, या उसको जो इम्प्लीमेंट जेल है वो 1.5 ईयर तक उसको इम्पोज कर सकते हैं। एंड फाइन होता है वो दोस्तों, फाइन कितना होता है, मतलब कि इसमें मिनिमम 1.5 साल तक उसको जेल कर सकते हैं अगर उसने लगातार उल्लंघन किया है रूल्स एंड रेगुलेशन का रिलेटेड टू द वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974। अगर वो नहीं मानता है तो उसकी जो इम्प्रीजमेंट का टाइम है उसको 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जो फाइन है उसको भी साथ में इम्पोज किया जा सकता है। और जो फाइन की वैल्यू है वो कितनी है, 5,000 रुपये पर डे। फेलियर कंटिन्यूस बियॉन्ड द 1 ईयर देन द पनिशमेंट विद द इम्प्रीजमेंट 2 to 7 ईयर विद द फाइन। तो दोस्तों जो अगर ये इम्प्रीजमेंट बढ़ता जाता है तो उसको क्या है 2 to 7 ईयर तक उसका इम्प्रीजमेंट बढ़ता जाता है, मतलब कि जो उसका जो फेलियर है कंटिन्यूसली जो पॉल्यूशन को कर रहा है लगातार, वो 1 साल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको 2 से 7 साल तक उसको जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है, और उसके साथ में क्या है फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद में आता है दोस्तों मेजर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों जो मेजर बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये सेक्शन 32 बोलता है कि मेजर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्रोहिबिट द एक्टिविटी विच
विच इज टूवर्ड द वाटर पोल्यूशन एंड रिलेटेड टू दैट। तो दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है उसको मेजर करती है, उसको प्रोवाइड करती है एंड टूवर्ड जो कि अपना क्या कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है एंड वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सीज एक्ट 1981। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो भी प्राइवेट कंपनीज थी या फिर जो भी गवर्नमेंट कंपनी थी या जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है जो पानी का क्या कर रही है, यूज़ कर रही है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उन पे से क्या है, एक टैक्स अप्लाई करती है, सेज एक्स्ट्रा सेज लेती है। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू ले एंड कलेक्टेड ए सेज ऑन वाटर कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्री सो एज टू राइज फंड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। तो दोस्तों इसमें क्या था, जो भी फैक्ट्रीज है वो वाटर का जितना कंजम्पशन कर रही है उस हिसाब से उस पर क्या है, एक सेज एक्ट लाया गया कि वाटर के यूज़ पे आपको क्या देना पड़ेगा, सेज देना पड़ेगा, जिससे कि स्टेट और सेंटर का जो पॉल्यूशन बोर्ड है या जो बोर्ड है उनका अपन क्या कर सकते हैं, उनका फंक्शनिंग करवा सकते हैं। उनसे अलग से एक टैक्स लिया गया है, उसको याद रखना है अपन को, कब लिया गया, 1981 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और ऑल द बेस्ट, ऐसे ही स्टडी करते रहिए। एंड दोस्तों एग्ज़ाम नियरेस्ट आ गई है तो आप अपने नोट्स बनाते हुए या वीडियो के थ्रू कैसे भी करके अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।